अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ओल्ड मैन एंड द सी बुक के 5वें एपिसोड को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। बूढ़े ने मछली को कांटे से अलहदा किया, डोर पर एक और सार्डिन मछली को बतौर चारा फंसाया और उसे नीचे समंदर में फेंक दिया। फिर वो संभलता संभलता वापिस अगवाड़े की तरफ चल दिया। उसने अपना बायां हाथ धोया और उसे अपनी पतलून पर पोंछा। फिर उसने भारी डोरों से बाएं हाथ पर मुंतकिल की और अपना दायां हाथ समुद्र में धोने लगा। इस दौरान में उसकी तवज्जो समुद्र में डूबते सूरज और बड़ी डोर की छाव पर मरकूज थी। उस मछली में कतन कोई तब्दीली नहीं आई, उसने कहा। लेकिन जब उसने हाथ बिलमुकाबल पानी की हरकत का बगौर मुशाहिदा किया, उसे अंदाजा हुआ कि उसकी रफ्तार कम हो गई है। मैं दो चप्पू को दबा लेके आर पार अच्छी तरह बांध दूंगा और पूरी रात उसको इसी रफ्तार पे रखूंगा, उसने कहा। आज की रात उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरा भी। बेहतर यही है कि मैं कुछ देर बाद डॉल्फिन की अंतड़ियां निकाल दूं। इस तरह गोश्त भी कुछ खून बच जाएगा, उसने सोचा। मैं ये काम कुछ देर बाद भी कर सकता हूँ और उसके साथ ही चप्पू भी बांध सकता हूँ। इससे मछली के लिए रुकावट पैदा हो जाएगी और वो अपनी रफ्तार बढ़ा नहीं सकेगी। ताहम फिलहाल बेहतर यही होगा कि मैं मछली को पुरसुकून रहने दूं और गरूब आफ्ताब के वक्त उसे कोई ज्यादा परेशान न करूं। गरूब आफ्ताब तमाम मछलियों के लिए मुश्किल वक्त होता है। उसने हवा में अपना हाथ खुश्क किया, फिर उसने डोर पकड़ी और जिस कदर मुमकिन हुआ अपने आप को आराम की पोजीशन में ले आया। और जब उस पर रस्सी का दबाव बढ़ा, उसने अपने आप को चौबी तख्ते की जानिब खिंच जाने दिया। उससे ये हुआ कि कश्ती को इतना ही, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त करना पड़ा जितना कि उसे खुद करना पड़ा। इस किस्म की सूरत हाल से किस तरह निपटना है, मैं हौले हौले सीखता जा रहा हूँ, उसने सोचा। और कुछ नहीं तो कम अज कम इसका ये हिस्सा। फिर ये भी याद रखो कि जब से वो फंसी है, उसके मुंह में खेल तक उड़ कर नहीं गई। और ये जसीम मछली है, वो उसे अपना पेट भरने के लिए कसीर खुराक की जरूरत है। वो सालम बोनीतो खा सकती है। कल मैं डॉल्फिन पर हाथ साफ करूंगा। शायद मुझे उसका कुछ हिस्सा तब खा लेना चाहिए जब मैं उसके पेट की सफाई कर चुका हूंगा। ये बोनीतो की निस्बत ज्यादा सख्त है, तहम कोई काम भी तो आसान नहीं होता। मछली, तुम्हारा क्या हाल है, उसने बाआवाज़ बुलंद कहा। मैं तो ठीक ठाक हूँ और मेरा बायां हाथ बेहतर है। फिर मेरे पास एक रात और एक दिन की खुराक भी मौजूद है। मछली, कश्ती खींचती रहो। वो सही मायनों में अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि अपनी कमर पर रस्सी का दबाव पड़ने से उसे जो दर्द हो रहा था, वो अगरचे अब किस्ता पारीना बनता जा रहा था, लेकिन उसकी हल्की हल्की चुभन अब भी महसूस होती थी। और ये वो कैफियत थी जिसे वो शोबे की नजरों से देखता था। मगर मैं इससे भी ज्यादा बदतर कैफियत से गुजर चुका हूँ, उसने सोचा। मेरे एक हाथ में जरा सा चीरा आया है और दूसरे की ईंठन खत्म हो चुकी है। मेरी उंगलियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जहां तक कुव्वत बख्श खुराक का ताल्लुक है, मुझे उस पर बरतरी हासिल है, जैसा कि सितंबर के महीने में होता है। अब भी यूं ही सूरज गरूब हुआ, फिजा यका बाद दीगरे तारीकी की लपेट में आ गई और अगवाड़े के घिसे पिटे तख्ते के साथ टेक लगा कर लेट गया और जिस कदर मुमकिन हुआ अपने जिस्म को आराम पहुंचाने लगा। अव्वलीन सितारे नमूदार हो गए। उसे रजल का नाम तो मालूम नहीं था, लेकिन उसने उसे पहचान लिया और वो समंदर गया कि जरा की जरा में बाकी भी जलवागर हो जाएंगे और उसके ये दौर के दोस्त उसके साथ देंगे। मछली भी मेरी दोस्त हैं, उसने बाआवाज़ बुलंद कहा। मैंने इस किस्म की मछली ना कभी देखी ना सुनी, लेकिन उसे मुझे लाजमन हलाक करना होगा। मैं खुश हूं कि हमें सितारों को हलाक करने की कोशिश नहीं करना पड़ती। जरा तसव्वुर करो कि आदमी को हर रात चांद हलाक करने की कोशिश करना पड़ती हो, उसने सोचा। चांद भाग जाता है,
जरा तसव्वुर करो कि आदमी को हर रोज सूरज हला करने पर मजबूर किया जाए, फिर हम किस्मत के धनी पैदा हुए हैं। फिर उसे जैसी मछली पर तरस आने लगा कि उसे खाने को कुछ नहीं मिला था। उसे इसकी हालत पर बेहद अफसोस हुआ, लेकिन उसने उसे हलाक करने का जो अज़म बांध रखा था, उसमें रत्ती बराबर भी कमी ना आई थी। उससे कितने आदमियों के पेट भरेंगे, उसने सोचा, मगर क्या वो इस काबिल है कि उन्हें ये खाने का मौका मुहैया किया जाए? ये मुंह और मसूर की दाल। उसने जिस किस्म के रवैये का इजहार किया है, वो जिस अजीमो वकार का मुजाहरा किया है, उससे तो यही वाज़ेह होता है कि एक भी शख्स ऐसा नहीं जो उसे खाने का मुस्तहिक है। मैं ये बातें नहीं समझता, उसने सोचा, ताहम ये बात अच्छी है कि हमें सूरज, चांद और सितारों को हलाक करने की कोशिश नहीं करना पड़ती। हमारे लिए यही काफी है कि हम अपनी जिंदगियां समंदर पर गुजारें और अपने असली बहन भाइयों को हलाक करते रहें। तो मुझे इन चप्पुओं के मुतल्लिक जो उसके लिए रुकावट बनेंगे सोचना चाहिए। उसने सोचा, रुकावट के अपने खतरात और अपने महासन हैं। अगर मछली ने अपना जोर लगाया और चप्पुओं की वजह से उसकी रफ्तार में जो मुजाहमत पैदा होगी, वो अपनी जगह कायम रही और कश्ती पर, जो अभी तक हल्की फुल्की है, दबाव पड़ेगा। फिर हो सकता है कि मुझसे इतनी ज्यादा डोर छूट जाए कि मछली मेरे हाथ से ही निकल जाए। कश्ती का हल्कापन हम दोनों के मसाइब को तूल दे रहा है, लेकिन मेरे तहफ्फुज इसी से वाबस्ता है, क्योंकि मछली में इतनी कुव्वत नहीं कि वो अपनी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, और फिर अभी तक उसने अपनी ये ताकत इस्तेमाल नहीं की। खैर, वहाँ कुछ ही क्यों ना हो जाए, मुझे डोल्फिन की अंतड़ियां बहरहाल निकालना होंगी, ताकि ये कहीं खराब ना हो जाए, और मुझे उनका कुछ गोश्त खाना होगा ताकि मैं अपनी तवानाई बरकरार रख सकूं। अब मैं मजीद 1 घंटा आराम करूंगा, फिर मैं दबाले में वापस जाकर काम करने और किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ये महसूस करूंगा कि उसका वजन ठोस है और रफ्तार यकसा। देरे असां ये कि जायजा लूंगा कि वो क्या रवैया इख्तियार करती है, और ये कि अपने रवैये में किस किस्म की तब्दीली लाती है या नहीं। चप्पू बड़े काम की चीज है, और उनके जरिए दाव फरेब खेला जा सकता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी हिफाजत की तदबीर करूं। वो अभी तक मछलियों का रवैया अपनाए हुए है, और मैं देखता हूँ कि कांटा उसके मुंह के कोने में अटका हुआ है, और उसने अपना मुंह मजबूती से खींच रखा है। कांटे की सजा तो कुछ भी नहीं, लेकिन भूख की सजा, और ये कि उसका मुकाबला एक ऐसी चीज से है जो उसकी समझ से बाला है। सब कुछ, बड़े मियाँ, अब तुम आराम करो और उसे उस वक़्त तक के लिए अपना काम करने दो जब तक कि तुम्हारी अगली ड्यूटी ना आ जाए। उसने अपने ख्याल के मुताबिक 2 घंटे आराम किया। चांद के निकलने में अभी देर थी और उसके पास वक्त का अंदाजा लगाने का कोई पैमाना ना था। वो दर हकीकत आराम नहीं कर रहा था। जो कुछ वो कर रहा था उसे महज मुकाबलतन ही आराम कहा जा सकता है। वो अभी तक अपने कंधों पर मछली का खिंचाव बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसने अपना बायां हाथ अगवाड़े के बालाई किनारे पर रख दिया, और वो मछली को जो मुजाहमत बर्दाश्त कर रहा था, उसने उसका ज्यादा से ज्यादा बोझ खुदकुशी पर मुंतकिल कर दिया। अगर मैं डोर को बांध सकूं, कितनी आसानी रहेगी, उसने सोचा। लेकिन अगर मछली जरा सा भी झोंक खा गई तो डोर टूट जाएगी। मुझे रस्सी का खिंचाव बर्दाश्त करने के लिए उसे अपने जिस्म का सहारा देना होगा, और उसे दोनों हाथों से ढीला छोड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। मगर बड़े मियाँ, तुमने अभी तक आंख भी नहीं झपकी, उसने बा आवाज बुलंद कहा। आधा दिन और पूरी रात, अब मजीद एक दिन गुजर चुका है और तुम सोए नहीं। अगर मछली पुरसुकून और इसी रफ्तार पर यकसा है, तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि तुम कुछ देर सुकून कर सको। अगर तुम सोए ना तो तुम्हारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, उसने सोचा, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही ठीक है।
میں بالکل اسی طرح واضح ہے جس طرح کے ستارے جو کہ میرے بھائی ہیں، پھر بھی مجھے لازماً سونا ہوگا۔ وہ سوتے ہیں، چاند اور سورج سوتے ہیں، بلکہ بعض ایام میں بعض اوقات سمندر بھی، جب اس میں لہریں نہیں اٹھتی اور اس کی سطح بالکل پرسکون ہوتی ہے، سو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہیں سونا ہے، اس نے سوچا۔ اپنے آپ سے یہ کام کرواؤ اور ڈور کے ضمن میں کوئی سیدھا سادہ اور یقینی طریقہ واضح کرو۔ اچھا، بس اب واپس جاؤ اور ڈولفن تیار کرو۔ اگر تمہیں لازماً سونا ہے، پھر چوپوں کو مزاحمت کے لیے استعمال کرنا خطرناک بات ہوگی۔ میں سوئے بغیر گزارا کر سکتا ہوں، اس نے اپنے آپ کو بتایا، لیکن یہ بے حد خطرناک حرکت ہوگی۔ اپنے ہاتھوں گھٹنوں کے بل سنبھل سنبھل کر چلتے اس نے واپس دوبالے کا رخ کیا۔ وہ اس کی بات کے خاص اختیار کر رہا تھا۔ اس کی کسی بھی حرکت سے مچھلی کو کوئی جھٹکا لگنے نہ پائے۔ ممکن ہے کہ وہ خود بھی نیم غنودگا ہو، اس نے سوچا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ آرام کرے۔ اسے ڈور کھینچتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ دوبالے میں پہنچنے کے بعد وہ اس طرح مڑا کہ اس نے اپنے کندھے کے آر پار بوجھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر سہارا دیا اور دائیں ہاتھ سے چاقو غلاف سے باہر کھینچا۔ ستارے اب درخشاں تھے اور وہ ڈولفن کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے چاقو کا پھل اس کے سر میں دھکیل دیا اور اسے دبالے کے نیچے سے باہر نکالا۔ اس نے اپنا پاؤں مچھلی پر رکھا اور بڑی پھرتی سے نیچے جبڑے کی نوک تک اس کا جسم چیر دیا۔ پھر اس نے چاقو نیچے رکھ دیا اور دائیں ہاتھ سے اس کی انتڑیاں نکالنے لگا۔ اس نے اس کا پیٹ خوب اچھی طرح سے صاف کیا، اس کے پھیپھڑے بڑی صفائی سے باہر نکالے۔ اپنے ہاتھ میں اسے اس کی اوجڑی بھاری اور پھسلن سی محسوس ہوئی اور اس میں بھی چیرا دے دیا۔ اس کے اندر دو ماہی پرندے تھے، وہ تازہ اور سخت تھے۔ اس نے انہیں ایک دوسرے کے پہلو میں نیچے رکھ دیا اور آنتیں اور پھیپھڑے دبالے کے اوپر پھینک دیے۔ وہ ڈوب گئے مگر اپنے پیچھے روشن لکیر چھوڑ گئے۔ ڈولفن کا جسم سرد ہو چکا تھا اور اب ستاروں کی روشنی میں اس کی رنگت کسی جزام کے مریض کی طرح میلی سفید نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا اور اس کی ایک طرف کی کھال کھینچ کر اتار دی۔ پھر اس نے اسے الٹایا اور دوسری طرف کی کھال بھی کھینچ کر نکال دی۔ اس کے بعد اس نے اس کے دونوں اطراف کے سر سے دم تک علیحدہ علیحدہ کاٹ دیا۔ اس نے اس کا پنجر کشتی کے پہلو سے نیچے کھسکا دیا اور دیکھنے لگا کہ وہاں بھنور تو پیدا نہیں ہوا۔ پنجر آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا۔ جہاں وہ گرا وہاں بھنور تو نہ بنا، البتہ روشنی کی ایک لکیر ضرور نمایاں ہوئی۔ تب وہ واپس مڑا، دونوں ماہی پرندوں کو ڈولفن کی ہڈی بغیر گوشت کے ٹکڑوں پر رکھا، چاقو دوبارہ غلاف میں ڈالا اور آہستہ آہستہ دوبارہ اگواڑے کی جانب چل پڑا۔ رسی کے بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی اور وہ مچھلی دائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اگواڑے میں واپس پہنچنے کے بعد اس نے مچھلی کے دونوں ٹکڑے چوبی تختے پر رکھ دیے۔ اس نے ماہی پرندے بھی ان کے قریب لٹکا دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے کندھے پر ڈور ذرا ادھر ادھر سرکائی اور کشتی کے بالائی کنارے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دوبارہ بائیں ہاتھ پر لٹکا دیا۔ پھر وہ کشتی کے پہلو پر نیچے جھکا اور پانی میں ماہی پرندے ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ سے پانی کی رفتار کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ مچھلی کی کھال اتارنے سے اس کا ہاتھ صفوف کی طرح چمکنے لگا تھا اور وہ اس کے مخالف سمت میں پانی کی رفتار کا اندازہ لگا رہا تھا۔ بہاؤ پہلے کی نسبت کمزور تھا اور جب اس نے اپنا ہاتھ ایک طرف سے کشتی کے تختوں پر رگڑا، صفوف کے ذرات علیحدہ ہو گئے اور وہ دھیرے دھیرے اگواڑے کے آگے بہنے لگے۔ وہ یا تو تھک چکی ہے یا آرام کر رہی ہے، بوڑھے نے کہا۔ خیر اب مجھے ڈولفن کو کھانے کا فریضہ انجام دے ہی دینا چاہیے، پھر میں ذرا کے ذرا آرام کروں گا اور کچھ جھپکی لے لوں گا۔ ستاروں کے نیچے رات کی سردی میں جو پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گئی ہے، اس نے ڈولفن کا آدھا ٹکڑا اور ایک ماہی پرندہ جس کی آنتیں اس نے نکال دی تھی اور سر کاٹ دیا تھا کھا لیا۔ اگر ڈولفن
पका कर खाई जाए कितनी लजीज होती है, उसने कहा। अगर कच्ची खाई जाए कितनी बद लज्जत महसूस होती है। अब मैं नमक या नींबू के बगैर कभी कश्ती पर सवार नहीं होऊंगा। अगर मैं अकल से काम लेता, मैं साडान अगवाड़े पर पानी छिड़कता रहता और उसे खुश्क हो जाने देता, यूं मुझे कुछ नमक हासिल हो जाता, उसने सोचा। लेकिन गरूब आफ्ताब से जरा पहले तक डॉल्फिन फंस भी तो नहीं सका। फिर भी ये तैयारी का फुकदान था। तहम मैंने ये सारी की सारी अच्छी तरह से चबा ली है। मेरी तबीयत भी खराब नहीं है। मशरिक की जानिब आसमान अबरआलूद हो रहा है और एक एक आए वो तमाम सितारे जिन्हें वो पहचानता था नजरों से ओझल हो गए। कुछ यूं नजर आ रहा था जैसे वो बादलों के अजीम घाटी में सफर कर रहा हो। 3-4 दिनों में मौसम खराब हो जाएगा, उसने कहा। लेकिन आज रात और कल के रोज, बड़े मियाँ, अब जबकि मछली पुरसुकून है और रफ्तार तब्दील किए बगैर आगे बढ़े जा रही है, कुछ देर सोने की तरकीब करो। उसने रस्सी कसकर दाएं हाथ में पकड़ी और जब उसने अपना सारा वजन अगवाड़े के चौबी तख्ते पर डाला, उसने अपने रान अपने दाएं हाथ की जानिब धकेला और उसने अपने कंधे पर जरा सा रस्सी को नीचे खिसकाया और बाईं जानब से उसे सहारा दिया। जब तक उसे सहारा हासिल हुआ, मेरा बायां हाथ उसे थामे रहेगा, उसने सोचा। अगर नींद के दौरान इस हाथ की गिरफ्त कमजोर हो गई तो रस्सी ढीला हो जाने पर मेरा बायां हाथ मुझे जगा देगा। दाएं हाथ के लिए ये सख्त आजमाइश है, लेकिन ये सजा का आदी हो चुका है। अगर मैं 20 मिनट या आधा घंटा भी सो जाऊं, मामला ठीक रहेगा। वो अगली जानिब लेट गया और उसने अपना सारा जिस्म अच्छी तरह से समेट लिया और डोर के साथ चिपक गया। उसने अपना सारा वजन दाएं हाथ पर डाल दिया और सो गया। अब ख्वाब में बब्बर शेर नजर न आए, उनकी बजाय सूरमा दिखाई देने लगे। उनके वसी और इस गोल 8-10 मील के इलाके में फैला हुआ था और यह उनके मिलाप का जमाना था। वो फिजा में ऊंची ऊंची छलांगे लगाते और छलांग लगाने से पहले उन्होंने जो बल बनाए होते उनमें वापस लौट आते। फिर उसने ख्वाब में देखा कि वो अपने गांव में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। अचानक शुमाल की तेज सर्द हवा के झक्कड़ चलने लगे और उसे ठंड लगने लगी और उसका दायां हाथ सो गया, लेकिन उसका सर तकिए की बजाय उस पर टिका हुआ था। उसके बाद उसे ख्वाब में तवील जर्द रेतीला साहिल दिखाई देने लगा और उसके इब्तदाई अंधेर में बब्बर शेर को उस पर नमूदार होते देखा। फिर दूसरे बब्बर शेर आने शुरू हो गए और उसने अपनी थोड़ी अगवाड़े के तख्ते पर टिकाई, वहां जहां लंगर अंदाज थे, और खुशकी की जानिब शुमाल की हल्की सी आवाज चलने लगी थी। वो ये देखने के लिए आया कि मजीद शेर आ गए हैं या नहीं, इंतजार करने लगा और वो बेहद खुश था। चांद कभी का तलू हो चुका था, लेकिन वो सोया रहा। मछली उसी रफ्तार से कश्ती खींचती रही और कश्ती बादलों की सुरंग में चलती रही। उसकी आंखें खुल गईं, उसकी दाईं मुट्ठी झटके से उसके चेहरे पर टकरा गई और अपने बाएं हाथ में उसे डोर यूं महसूस हो रही थी जैसे उसमें आग लग गई हो। उसे अपना बायां हाथ बिल्कुल बेजान महसूस हो रहा था, ताहम उसने पूरा जोर लगा के दाएं हाथ से रस्सी रोकने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थी कि तेजी से उसके हाथ से निकलती जा रही थी। आखिरकार उसके बाएं हाथ को रस्सी मिल गई। उसने अपना सारा वजन रस्सी पर डाल दिया और अब रस्सी की रगड़ से उसकी कमर और बायां हाथ जलने लगा। सारा दबाव बाएं हाथ को बर्दाश्त करना पड़ रहा था और वो जगह जगह से बुरी तरह छिल रहा था। उसने मुड़कर पीछे डोर के गोलों पर निगाह डाली। वो डोर ढीली किए जा रहा था। ऐन उसी लम्हे मछली उछली। मालूम होता था कि समंदर फट गया और फिर वो धम से नीचे गिर पड़ी। उसके बाद दोबारा बार बार छलांगे लगाने लगी। अगरचा डोर तेजी से ढीली होती जा रही थी, लेकिन कश्ती उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से भागती जा रही थी। बूढ़ा रस्सी को खींचता और उसे टूटने के करीब पहुंचा देता और फिर खींचता और फिर टूटने के करीब पहुंचा देता। फिर सिलसिला लामुतना ही होता जा रहा था। जोर लगाते लगाते उसका जिस्म तन गया और अगवाड़े पर रगड़ पड़ गई।
उसका चेहरा डॉल्फिन के कटे हुए टुकड़े में धंस गया और वो हिलने जुलने से कासिर हो गया। इसी का तो हमें इंतजार था, उसने सोचा। चुनाचा अब हम उसे भुगतते हैं। उसने डोर के साथ जो सलूक किया है, उसने सोचा उसका उसे खमियाजा उठाने पर मजबूर करो। उस मछली की छलांगें नजर नहीं आ सकती। उसके ऊपर छलांग लगाने से समुंदर जिस तरह फटता और नीचे गिरने पर पानी जिस तरह से झटके उठाता, उसे उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती। रस्सी की रफ्तार उसके हाथ को पूरी तरह छील रही थी, लेकिन उसे सदा से ये मालूम था कि होगा यही कुछ। उसकी ये कोशिश थी कि रगड़ें सिर्फ उन हिस्सों पर आए जिनकी जिल्द निस्बतन सख्त थी। रस्सी खिसक कर हथेलियों तक न पहुंचे और ना उंगलियों को जख्मी करे। अगर लड़का यहाँ होता और डोर के गोलों को भिगो सकता था, उसने सोचा। हाँ, अगर लड़का यहाँ होता, अगर लड़का यहाँ होता। रस्सी खिसकती रही, खिसकती गई, लेकिन अब उसने खिसकने की रफ्तार कम होती जा रही थी और उसका एक एक इंच हासिल करने के लिए वो मछली से पूरा जोर लगवा रहा था। उसने चौबी तख्ते और मछली के टुकड़े से, जिसे उसके गालों ने कुचल दिया था, अपना सर ऊपर उठाया और फिर वो घुटनों के बल झुका और आहिस्ता आहिस्ता अपना पांव पर खड़ा हो गया। वो अब भी रस्सी ढीली किए जा रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार पहले की निस्बत कम थी। वो संभलता संभलता नीचे हटा, जहाँ उसका पांव तो गोलों को छू सकता था, लेकिन वो खुद उन्हें नहीं देख सकता था। वहां अभी तक काफी डोर मौजूद थी और अब मछली को पानी में इस सारी नई डोर की मुजामत बर्दाश्त करना होगी। हाँ, बूढ़े ने सोचा। अब जबकि वो एक दर्जन से ज्यादा छलांगे लगा चुकी है और अपनी हवा की थैलियों में जो उसकी पुश्त पर मौजूद है हवा भर चुकी है, वो चाहे भी तो मरने के लिए इतनी गहराई में, जहां से मेरे लिए उसे ऊपर खींचना नामुमकिन हो जाए, नहीं जा सकती। वो बहुत जल्द दायरे में घूमने लगेगी और जब तक मुझे उससे निपटना होगा, मैं जानता हूँगा कि उसे हुआ क्या था जो उसने इस किस्म की कलाबाजियां लगाना शुरू कर दी। क्या भूख ने उस पर इस हद तक गलबा पा लिया है कि वो मरने मारने पर तुल गई है, या रात के दौरान वो किसी चीज ने उसे डरा दिया है। हो सकता है कि वो अचानक खौफ की गिरफ्त में आ गई हो, लेकिन ये तो इतनी पुरसुकून और तगड़ी मछली थी और इतनी पुर एतमाद और न डर मालूम होती थी। अजीब बात है। बड़े मियाँ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम खुद न डर और पुरएतमाद बन जाओ, उसने कहा। तुमने उसे दोबारा काबू में तो कर लिया है, लेकिन जो रस्सी ढीली होकर नीचे जा चुकी है, तुम इसे वापस नहीं खींच सकते। लेकिन उसे बहरहाल जल्द ही दायरे में घूमना होगा। बूढ़ा अपना बायां हाथ और कंधे से थामे रहा। वो नीचे झुका और दाएं हाथ की प्याली बनाकर कुछ पानी ऊपर लिया, ताकि डॉल्फिन के गोश्त का जो लोथड़ा उसके चेहरे से चिपक गया था उसे उतार सके। उसे खदशा था कि उसे देखकर उसका जी मतलाने लगेगा, उसे क्या आ जाएगी और उसकी तवानाई जाती रहेगी। जब उसका चेहरा साफ हो गया, उसने कश्ती के किनारे के ऊपर से दाएं हाथ पानी में डाला, धोया और उसे नमकीन पानी में पड़े रहने दिया, जबकि खुद तलुए आफताब से कबल अवलीन उजाले का बगौर मुशाहिदा करता रहा। ये तकरीबन मशरक के रुख जा रहा है, उसने सोचा। उसका मतलब ये हुआ कि वो थक चुकी है और आबी रूह के साथ साथ अज खुद बहती जा रही है। उसे जल्द ही दायरे में घूमना होगा, तब हमारा असल काम शुरू होगा। जब वो तय कर चुका कि उसका दायां हाथ हस्बे जरूरत काफी वक्त पानी में गुजार चुका है, उसने उसे ऊपर खींच लिया और उस पर निगाह डाली। इसकी हालत बुरी है, उसने कहा, और मर्द के लिए दर्द कोई अहमियत नहीं रखता। उसने रस्सी नहायत एहतियात से थाम ली ताकि वो वहां जहां जहां जख्म आए थे ना चुभे। उसने अपना तवाज़ुन दुरुस्त किया ताकि वो कश्ती के दूसरे किनारे के ऊपर से अपना बायां हाथ समंदर में डाल सके। बेकार चीज की खातिर तुम्हारी कारकर्दगी बुरी नहीं रही, उसने अपने बाएं हाथ से कहा, मगर एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब मुझे तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं दो अच्छे हाथों के साथ क्यों पैदा ना हुआ, उसने सोचा।
شاید یہ میرا قصور تھا کہ میں نے اس کی اچھی طرح تربیت نہ کی، لیکن خدا شاہد ہے کہ اسے سکھانے کے لیے کافی موقع ملے تھے۔ بڑے حالات کے دوران میں اس کی کارکردگی بری نہیں رہی، اور اس میں صرف ایک مرتبہ اکڑ آئی تھی۔ اگر یہ دوبارہ ایٹھن تھا، پھر بہتر یہی ہے کہ رسی اسے کاٹ کر پھینک دے۔ جب اس نے سوچا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا ذہن صحیح طریقے سے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے سوچا کہ اسے ڈولفن کا کچھ مزید ٹکڑا چبا لینا چاہیے، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ کو بتایا، کہہ کر کے اپنی توانائی کھونے سے ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہونا کہیں بہتر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چونکہ میرا چہرہ اس میں دھنسا رہا ہے، تو اب اگر میں اسے کھاؤں، میں اسے اپنے معدے میں نہیں رکھ سکوں گا جب تک کہ اس کی حالت خراب نہیں ہوتی۔ میں اسے ہنگامی ضرورت کے لیے سنبھالے رکھوں گا، لیکن اب غذا کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کا وقت نہیں رہا۔ تم نرے احمق ہو، اس نے اپنے آپ کو بتایا، ایک دوسرے ماہی پرندے کو کھا لو۔ یہ وہیں پڑا تھا، اس کے پیٹ کی صفائی کی جا چکی تھی، اور یہ کھائے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اسے اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھایا، منہ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ اس نے اس کی ہڈیاں احتیاط سے چبائیں اور سر سے دم تک سارے کا سارا نگل گیا۔ کسی بھی دوسری مچھلی کی نسبت اس میں غذائیت نسبتاً زیادہ ہے، اس نے سوچا، کم از کم اس قسم کی توانائی جس کی مجھے ضرورت ہے۔ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر چکا ہوں، اب یہ کہ اس کا کام کہ وہ دائرے میں گھومنا شروع کر دے اور اصل مقابلہ شروع ہو جائے۔ جب سے وہ سمندر میں داخل ہوا تھا، سورج تیسری مرتبہ طلوع ہو چکا تھا۔ اس طلوع کے ساتھ ہی مچھلی دائرے میں گھومنا شروع ہونے گئی۔ جس رخ سے رسی ڈھیلی ہو چکی تھی، اس سے اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ مچھلی نے چکر کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے حساب کے مطابق ابھی اس میں دیر تھی۔ اسے صرف اتنا احساس ہوا کہ رسی کا دباؤ خفیف سا کم ہو گیا ہے، اور وہ اسے دائیں ہاتھ سے ہولے ہولے کھینچنے لگا۔ یہ حسب معمول تن گئی، اور جب اس کی وہ کیفیت ہو گئی کہ احساس ہونے لگا کہ اب یہ ٹوٹنا ہی چاہتی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں کھینچی آنے لگی۔ اس نے اپنا سر اور کندھے رسی کے نیچے سے کھسکا لیے اور اسے استقلال اور نرمی سے کھینچنے لگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گھما رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ وہ جتنی زیادہ رسی کھینچ سکتا ہے، اسے اپنے جسم اور ٹانگوں کا پورا زور لگاتے ہوئے کھینچ لے۔ کھینچنے کے دوران میں اسے بار بار گھومنا پڑتا تھا، اور اس کی بوڑھی ٹانگیں اور کندھے اس عمل کا مرکز مقام بن گیا تھا۔ یہ بہت بڑا دائرہ ہے، اس نے کہا، لیکن وہ گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد رسی مزید نہ کھینچی جا سکی۔ اس نے اسے کس کر تھامے رکھا، یہاں تک کہ اسے دھوپ میں اس پر پانی کے قطرے اچھلتے کودتے نظر آئے۔ اس کے بعد وہ واپس کھینچنے لگی۔ بوڑھا نیچے جھک گیا اور اس نے بادل نخواستہ اسے واپس تاریک پانی میں جانے دیا۔ وہ دائرے کے آخری سرے تک جا رہی ہے، اس نے کہا، مجھے حتی المقدار اسے روکنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس پر جو دباؤ پڑے گا، وہ ہر مرتبہ اس کا دائرہ پہلے سے تنگ کر دے گی۔ شاید میں 1 گھنٹے تک اسے دیکھ لوں۔ اب مجھے لازماً اسے سمجھنا اور موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ لیکن مچھلی دھیرے دھیرے دائرہ بناتی رہی، اور بوڑھا پسینے میں شرابور ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا جوڑ جوڑ دکھنے لگا اور بالکل نڈھال ہو گیا۔ تاہم دائرہ اب پہلے کی نسبت کہیں زیادہ چھوٹا تھا، اور رسی جس انداز سے جھوک کھا رہی تھی، اس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ مچھلی تیز تیز بتدریج اوپر آ گئی ہے۔ پورا گھنٹہ بوڑھے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دبے، لہراتے اور ناچتے نظر آتے رہے۔ اس کی آنکھ کے اوپر زخم اور پیشانی سبھی پسینے سے تربتر ہو گئے تھے، اور ان میں نمک چبھنے لگا۔ اسے سیاہ دبوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ رسی پر جس طرح دباؤ ڈال رہا تھا، اس میں یہ معمول کی چیز تھی۔ تاہم 2 مرتبہ اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کے ہوش و حواس جواب دے رہے ہیں۔ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ اس کیفیت نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔